काफ़ी टाइम से मेरी फीड पर कुछ ऐसी रील्स आ रही थी जिसमें कुमारी को दिखाया जा रहा था इस कॉन्टेक्स्ट में कि कुमारी जो कि नेपाल की लिविंग गॉडेस है वो रो रही है एंड इट इज़ अ बैड ओमन एंड इन द फ्यूचर कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत होने वाला है। एंड नेपाल में फ्लड्स आ जाते हैं एंड ऑफ कोर्स ये जानने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब मैंने इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करी तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चली कि मैं उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि नेपाल की जो लिविंग गॉडेस है उसका रियलिटी में कंसेप्ट क्या है, उसकी रियलिटी क्या है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू से समथिंग कि आई नो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हम ट्रेडिशन के बारे में बात करने वाले हैं, भगवान के बारे में बात करने वाले हैं, रिलीजन के बारे में बात होगी। एंड आई नो कि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है एंड मैं ये नहीं चाहता कि ये वीडियो इस तरह से आए कि किसी के सेंटिमेंट को ये हर्ट करे, किसी की बिलीव को ये हर्ट करे, जो कि मेरा इंटेंट नहीं है। तो नेपाल में ऐसा माना जाता है कि कुमारी जो कि नेपाल की लिविंग गॉडेस है वो देश की रक्षा करती है, देश की समृद्धि का ध्यान रखती है। लेकिन कुमारी के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इस ट्रेडिशन की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। तो वैसे तो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ हैं कि हाँ इस ट्रेडिशन की शुरुआत इस तरह से हुई थी, लेकिन मैं मेनली इसके अंदर सिर्फ 2 कहानियाँ बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस ट्रेडिशन को लेकर। जहाँ पे पहली कहानी कुछ इस तरह है कि नेपाल के एक राजा थे जया प्रकाश माला, जो कि हर रात राजा और माँ तालेजू जो कि माँ दुर्गा का ही रूप हैं साथ में त्रिपासा खेलते थे। माँ तालेजू राजा के साथ रोज त्रिपासा खेलने आते थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये इतना ज़्यादा सीक्रेटिव था कि राजा की बीवी तक को इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन जब भी राजा की बीवी उसको ये पूछा करती थी कि आप रोज कहाँ जाते हो, तो राजा इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाता। लेकिन एक दिन रानी राजा का पीछा करते करते माँ तालेजू को राजा के साथ देख लेते हैं। अब माँ तालेजू राजा से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनकी शर्त को अच्छे से फॉलो नहीं किया गया था और माँ तालेजू वहीं से अचानक गायब हो जाती हैं। लेकिन राजा माँ तालेजू से दोबारा मिलना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत ही प्रार्थना की, बहुत ही पूजा की और राजा के काफ़ी मिन्नतों के बाद माँ तालेजू की नेवारी कम्युनिटी की किसी एक लड़की में वह उन्हें हमेशा हमेशा के लिए दर्शन देती रहेंगी, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगी। और तब से ही कुमारी ट्रेडिशन का जन्म हुआ। अब दूसरी कहानी के अकॉर्डिंग राजा जयप्रकाश माला एक लड़की को अपने राज्य से बाहर कर देते हैं और जब ये बात उनकी रानी को पता चलती है तो वे जान के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और वो राजा को तुरंत उस लड़की को वापस लाने के लिए बोलती है राज्य के अंदर, और उन्हें माँ दुर्गा का रूप समझकर उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। और तब से ही एक कुमारी को चुना जाता है और वो सब उन्हें पूजते हैं। अब जो लड़की कुमारी बनती है, और ऐसे है कि किसी लड़की को एज अ कुमारी चुनने का क्राइटेरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। जितनी भी लड़कियां जो कि इस ट्रेडिशन में शामिल होती हैं उनकी एज बहुत ही कम रहती है, जो कि इतनी कम होती हैं, इतनी छोटी एज में आ जाती हैं कि कई बार उनकी उम्र सिर्फ 3 साल से भी कम रहती है और उन्हें खुद नहीं पता होता कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। पहले उनकी क्वालिटीज़ को परखा जाता है, उनकी बिहेवियर को बहुत ही गौर से परखा जाता है। उन्हें कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, उनका रंग गोरा या थोड़ा सा डस्की होना चाहिए। फिर माँ तालेजू के साथ उनके 32 गुण में से कितने गुण मिल रहे हैं ये चेक किया जाता है, जिसके बाद जिस लड़की के सबसे ज़्यादा गुण मिलते हैं उसे चुन लिया जाता है। एंड फिर उस लड़की की कुंडली राजा जी की कुंडली के साथ मिलाई जाती है एंड जिस लड़की की कुंडली राजा जी के साथ सबसे ज़्यादा मिलती है उसे एज अ कुमारी सिलेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है जहां विजयदशमी की रात को माँ काली को 108 भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है एंड उसी रात सिलेक्टेड कुमारी को एक आंगन में से चलना होता है जहां की वो आंगन सेक्रीफाइस की गई बकरियों और भैंसों की शरीर से भरा होता है। एंड अगर वो वहाँ पर बिना डरे चल लेती है
तो वो अगली परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाती है। लेकिन अगर वो डर जाती है तो एक दूसरी लड़की का चयन किया जाता है एंड अगेन वह सारी प्रोसेस दोबारा से होता है। लेकिन अगर वो लड़की बिना डरे ये प्रोसेस को पास कर लेती है तो उसे कुमारी बना दिया जाता है। डैट मीन्स कि अब उसे अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर कुमारी घर में आकर रहना होगा। अब उसे किसी से भी बात करना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट उसकी फैमिली मेंबर्स एंड उसकी केयर टेकर, जो कि कुमारी घर के अंदर उसकी पूरी देख रेख करेगी, जो भी उसे चाहिए होगा उस कुमारी को ला कर देगी। और अब कुमारी को चलने से भी मना कर दिया जाता है और अब कुमारी को जहाँ भी जाना होता है वह गोद में ही जाती है। अब ऐसा करने का कारण ये है कि उनकी प्योरिटी बनी रहे और उनकी बॉडी पर कोई भी ऐसी इंजरी ना हो जिससे कि ब्लड निकले। अब ये ब्लड वाली चीज़ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक कुमारी तभी तक ही कुमारी रहती है जबकि उसके पहला पीरियड्स नहीं आ जाता या किसी इंजरी से उसकी ब्लड नहीं निकल जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कुमारी के शरीर में से ब्लड निकल जाए तो माँ तालेजू उस कुमारी की बॉडी को छोड़ देती है एंड फिर दोबारा से सभी चीज़ें होती है एक नई कुमारी की खोज में। अब इसी के साथ साथ कुमारी के एक्सप्रेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं इस ट्रेडिशन में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुमारी के एक्सप्रेशंस काइंड ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रहती है इस ट्रेडिशन के अंदर। और हर एक एक्सप्रेशन का अपना एक मतलब होता है। जैसे कि अगर कुमारी रो दे तो ऐसा माना जाता है कि इट इज़ अ बैड ओमन और फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा गलत होगा, क्योंकि एक फॉर्मर कुमारी चांद्रिया जो कि 2000 से लेकर 2010 तक कुमारी रह चुकी हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह एक दिन फॉर नो रीज़न रोना शुरू कर देती हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जाती है चुप कराने के लिए उनकी मदर द्वारा, प्रीस्ट द्वारा, लेकिन फिर भी वह चुप नहीं करती। और प्रीस्ट ये कह देते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत होने वाला है एंड नेपाल की रोयल फैमिली का मर्डर हो जाता है। बट इसकी कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अब ऐसे ही जैसे कि कुमारी का रोना एक बुरा संकेत माना जाता है, वैसे ही अगर कुमारी के एक्सप्रेशन सीरियस हो तो ऐसा माना जाता है कि कुमारी के लिए दर्शन करने आए लोगों की इच्छा पूरी होती है। और अगर कुमारी हंस दे तो किसी की डेथ होने वाली है। अब वैसे तो कुमारी बनना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन लोगों के बीच में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस भी हैं, जैसे कि कुमारी बनने के बाद उस लड़की की पर्सनल लाइफ स्पॉइल हो जाती है, उसे एजुकेशन से रोका जाता है, उन्हें कुछ भी एक्टिविटीज़ करने से रोका जाता है, उनको फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने से भी मना किया जाता है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। कुमारी की एजुकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उनके लिए प्राइवेट ट्यूटर्स को कुमारी घर में ही भेजा जाता है उनको पढ़ाने के लिए। उनको कभी मारा या उन पे चिल्लाया कभी नहीं जाता। वे अपने फ्रेंड से भी मिल सकती हैं, हाँ, लेकिन कुमारी घर में ही। हाँ, लेकिन अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि उस कुमारी को इफेक्ट करती हैं जब वह लड़की कुमारी बनने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में जाती हैं। जैसे कि उन्हें चलने में प्रॉब्लम आने लगती हैं, क्योंकि अब तक उन्हें कहीं भी जाना होता था तो वो गोद में ही जाती थी। उन्हें लोगों के बीच में जाने से डर लगने लगता है, उन्हें भीड़ में बोलने से भी डर लगता है, लेकिन इवेंचुअली कुछ टाइम बाद सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। पर यार इन सभी बातों पे मुझे क्या लगता है कि अगर हमें संस्कृति को बचाए रखना है तो हमें हाथ पकड़कर उसको आगे साथ लेके ही जाना होगा, क्योंकि दुनिया तो बदल ही रही है ना, प्रगति तो हो ही रही है, लेकिन प्रगति से लड़कर उससे जीता नहीं जा सकता। हमें हाथ पकड़ के उसको साथ चलना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर हम अपने दूसरे हाथ में अपने ट्रेडिशंस को, अपने संस्कृति को लेकर चलें, क्योंकि भुलाने को तो हम सब कुछ ही भुला सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम तो होंगे लेकिन हमारा वजूद नहीं। लेकिन इन्हीं सभी बातों पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है, इस ट्रेडिशन पे तुम क्या सोचते हो, वो तुम मुझे कमेंट्स में बताना।